आईपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम देख रहे थे कुछ टॉपिक हमने कल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक जो है वो सोल्व किया था, जो एग्ज़ाम में आता भी रहता है, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, जिसकी धारिता हमने देखी थी कि C बराबर होता है A/ε0/d। माध्यम में यदि देखोगे तो आपको पता है क्या होता है, मीडियम के अंदर Cm इज इक्वल टू जाएगा A/ε/d होता है। ठीक है, एप्सिलॉन जो होता है वो ε0 के बराबर होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A/ε0 ये आप देख चुके हो C के बराबर है, तो Cm इज इक्वल टू आया C इंटू ER। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, माध्यम के अंदर धारिता इंटू C ε0 इसके बराबर आएगा, जहाँ पे ये C0 जो है वो तो निर्वात की धारिता और ये है माध्यम की धारिता। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया। और एक कल मैंने सवाल पूछा था आपसे, कुछ ने तो आंसर सही दिया है, उसमें से भी हम देखते हैं कि इसका आंसर और क्या हो सकता है। जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ से समझिए। मैंने बोला था कि यदि एरिया को डबल कर दिया जाता है, एरिया को क्या कर दिया जाए डबल, यानी पहले तो A था, अब हमने कितना कर दिया, दोगुना कर दिया। दूरी को आधी कर दी जाए तो दूरी d' ले लेते हैं, हमने पहले की आधी कर दी। भाई ये पूछा गया था कि यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो एरिया था A, मैंने उसको दोगुना कर दिया, दूरी थी D, उसको मैंने आधी कर दी, तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लिखेंगे C' इज इक्वल टू A/ε0/d। A का मान कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा फॉर्मूला तो हो जाएगा A'/ε0/d'। ठीक है, नया मान। अब A' का मान तो है 2A और दूरी है आधी, तो d/2, तो यहाँ से क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये A/ε0/d यानी 4 इंटू C, ये पहले था फॉर्मूला ये था, अब कितना गुना आ गया इसका 4 गुना। तो हम ये लिखेंगे कि जब क्षेत्रफल को दोगुना किया जाता है और दूरी को आधी की जाती है तो धारिता कितनी गुनी हो जाएगी, प्रारंभ की 4 गुना हो जाएगी। तो ये है इसका आंसर, 4 गुना हो जाएगा धारिता। ठीक है, अब आज की जो शुरुआत है हम एक न्यूमेरिकल से करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका 1 या 2 न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम एक टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके अंदर देखिए क्या सवाल है, इसको मैं मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल दे रखा है कि एक 20 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान कितना होगा, Q का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन समझिए। इस सॉल्यूशन को ज्ञात करने के लिए हम बोल रहे हैं कि आवेश, धारिता दे रखी ना, धारिता कितनी दे रखी है, धारिता C इज इक्वल टू दे रखी है 20 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड का मतलब 10 की पावर -6 फेरेड हो गया। ठीक है, संधारित्र को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से, विभवांतर हमें दिया गया है इसका V इज इक्वल टू 10 किलोवोल्ट, तो 10 किलोवोल्ट का मतलब हो गया 10 इंटू 10 की पावर 3, किलो का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कन्वर्ट करें तो 1000 वोल्ट में बदल जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हो गया ये 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा, तो हम देखो Q का मान हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा, तो हमें पता है कि धारिता का जो सूत्र होता है C इज इक्वल टू होता है Q/V। देन हम आवेश पूछ रहे हैं तो Q इज इक्वल टू कितना होगा C इंटू V। C का मान रखिए, C का मान है 20 इंटू 10 की पावर -6 और V का मान है 10 की पावर 4, तो 10 की पावर -6 में से 10 की पावर 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 होने का मतलब 20/100 और 20/100 होने का मतलब 0.20, और ये आंसर आवेश पूछ रहा है इसलिए मात्रक क्या होगा, कूलाम। ठीक है, तो 0.20 कूलाम इसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सिंपल वे के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से फॉर्मूला लगा करके इसके सवाल आते हैं, तो ये इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक टॉपिक लेते हैं बड़ा, या फिर हम देखते हैं कि संयोजन के बारे में भी देख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक टॉपिक हो सकता है, कोई टॉपिक इसके अंदर आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम चलेंगे रेगुलर शेप में चलते हैं। चलो ठीक है, जैसा जैसा चलता जाएगा वैसे वैसे आप काम करते जाइए, पर आपका ये जो पूरा है पोर्शन वो क्या होता जाएगा,
कंप्लीट होता जाएगा। फिर मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे सवाल बताने वाला हूँ, वो भी हम समझेंगे। रोकना एक मिनट। इसके बाद में देखिए अपने पास एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी अपने पाठ्य पुस्तक का, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सवाल में लिख रखा है कि परस्पर 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित दो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार चकती। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए मैं एक वृत्ताकार चकती बनाता हूँ, दो, ये मैंने वृत्ताकार चकती बना ली। दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 mm दे रखी है। मैंने आपको बताया था इसको d से दर्शाते हैं, तो d का मान तो 1 mm दे रखा है हमने को, ठीक है। फिर ये बोल रहा है इसकी रेडियस जो होती है, इसकी त्रिज्या दे रखी है वृत्ताकार चकतियों की, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर देख रहे हो आप, r का मान 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्ताकार चकतियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। इसकी धारिता ज्ञात करनी है कि कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो हमने बताया था यहाँ पर दूरी दी जा रही है, तो दूरी के अंदर तो हमने देखा था कि एक ही फॉर्मूला आया था समांतर प्लेट संधारित्र का, कि जो धारिता होती है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है C, वो बराबर होती है या तो होती है Q/V, या हमने देखा एक फॉर्मूला और निकल के आया, वो आया था ε0/d। तो आप देख सकते हो Q तो यहाँ पे दे नहीं रखा, V दे नहीं रखा, एरिया हम निकाल लेंगे, वृत्त है, वृत्ताकार चकती है, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो πr² होता है, दूरी दे रखी है, तो ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो हम इनको लिखेंगे कि वृत्ताकार चकतियों का क्षेत्रफल, चकती का क्षेत्रफल, एरिया जो होगा इसका वो कितना आएगा πr²। अब a = पाई की वैल्यू कितनी होती है तो आप जानते हो 3.14, r² कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं देखो यहाँ पे नोट कर दूँ कि d बराबर तो दे रखा है दूरी 1 mm, और 1 mm का मतलब होता है 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। mm में मीटर होता है 10⁻³ और त्रिज्या जो दे रखी है हमें रेडियस, उसका मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10⁻² मीटर। बदल लिया, तुम यहाँ मान रखिए, r का मान रख दीजिए 5 × 10⁻² का स्क्वायर, तो 3.14 × 5 का स्क्वायर 25 और ये 10⁻⁴। इसका जो भी आंसर आता है वो आंसर निकालिए। दूरी आपको दे रखी है 1 mm, यानी कि 1 × 10⁻³ मीटर। तो हमें निकालना धारिता, तो हम लिखेंगे अतः धारिता, धारिता का मान कितना आ जाएगा C = A ε0/d, ठीक है। अब A का मान तो आपके पास जो आएगा वो लिखना है, ε0 का मान आप जानते हो 8.85 × 10⁻12। दूरी आपको ये रखनी है, जो आंसर आए वो आपको कमेंट में बताना है। तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। हमने देखा खाली कौन सा फॉर्मूला यूज करना, अभी तक 2 ही फॉर्मूला इसके अंदर आए और उनका हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो आपको ये सवाल भी आसानी से समझ में आना चाहिए, और ये सवाल इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और आपको ये सवाल जो है वो आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। तो ये आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के ये सवाल कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो ये है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमें चेक करना है। तो इसको देखते हैं कि क्या इसका इसमें इफेक्ट पड़ने वाला है, वो समझिए। देखो संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, संधारित्र की प्लेटें लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो ये संधारित्र की प्लेटें हैं, इसके अंदर पराविद्युत माध्यम जब रखा जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता था कि यहाँ पर तो आवेश उपस्थित होता है प्लस, और यहाँ पर प्रेरण के कारण आवेश उपस्थित हो जाता है माइनस। ठीक है, ये इस प्लेटों के ऊपर ये रहता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता हो जाएगी, इस तरफ होगी, ठीक है। अब इसमें जब पराविद्युत माध्यम रखा जाता है तो आपको पता है कि प्लस आवेश किसको आकर्षित करेगा अपनी ओर, माइनस को, और प्लस हो जाएगा एक तरफ, इस टाइप से हो जाएगा स्थिति। देखिए इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा ये वीडियो रुक गया था इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वापस वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आगे से, कि ये हमने एक प्लेट ली है, इसके बीच में हमने आवेश दिया, इसको वितरित किया, यह आवेश, इसके अंदर हमने क्या किया, एक पराविद्युत माध्यम लिया गया,
जैसे आप इसके अंदर माध्यम के तौर पे रबड़ ले सकते हो, पैराफिन ले सकते हो, मोम ले सकते हो, जो कुछ अलग जो भी पदार्थ है पराविद्युत, वो हमने रख लिया। ठीक है, अब पराविद्युत के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका कि पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में आपको बताए हमने दो टाइप के पदार्थ पढ़े थे, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो दोनों उपस्थित होते हैं, तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो कर रहा है, साथ में ये आवेश वितरित रहेंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे और इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये EP जो है वो पोलराइजेशन को शो करता है, यानी ध्रुवीय को बताता है कि भाई ये माध्यम की रखने की वजह से विद्युत क्षेत्र जो है, आप देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस की ओर होती है, E की ओर। अब इसमें क्या है कि प्लस माइनस इधर है अपोजिट, तो डायरेक्शन इसकी ये हो गई, तो पोलराइजेशन को कौन शो करेगा, EP। ठीक है, तो ये माध्यम रख दिया। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम जैसे रबर, पैराफिन, मोम एटसेट्रा इसमें रख दिए जाते हैं। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वह पराविद्युत माध्यम जो है वो इसकी बता दिया EP। ठीक है, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो दोनों का मान चेंज आएगा। देखो ये तो डायरेक्शन इसकी ये है और उसमें है विपरीत, तो विपरीत होने की वजह से एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, और नष्ट करने की वजह से क्या होगा, ये तो है E और ये है EP। ठीक है, तो दोनों का जो प्रभाव जब खत्म होगा तो E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, E माइनस EP। ठीक है, तो E माइनस EP आ जाएगा ये मान। अब यहाँ पर E क्या है, निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका सूत्र तो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हम पहले भी देखते हुए आए हैं। आपको मैंने बताया यहाँ पे कि E जो है वो क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये EP कितना होगा, तो हम बोल देंगे कि सिग्मा तो यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व है और पोलराइजेशन होने की वजह से सिग्मा P हो जाएगा और साथ में आएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो हो गया निर्वात की विद्युत क्षेत्र के लिए, और ये EP शो करता है इस माध्यम के लिए। ठीक है, सिग्मा P का मतलब पोलराइजेशन यानी ध्रुवण के कारण ऐसा हो रखा है, तो वो समझना है। ठीक है, हो ना, एक मिनट पहुँच कर। तो यहाँ पर सिग्मा P जो है वो पृष्ठ आवेश घनत्व को ही शो करता है, लेकिन पोलराइजेशन माध्यम के लिए, और ये है सिग्मा किसके लिए, निर्वात के लिए। तो ये यहाँ पे मान रखें तो अपने पास E1 का जो मान आएगा वो दोनों माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, इस माध्यम की उपस्थिति में तो कितना मान आएगा, मैं रख देता हूँ ये मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लघुत्तम लीजिए इसका, वो तो आएगा एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा P। ठीक है, इसको नंबर 1 दे देता हूँ। अब आगे देखिए क्या होगा, अब आगे चलते हैं इसके अंदर। ये E1 किसको शो करता है, आप देखिए E1 किसको शो करेगा, E1 शो करता है इस पूरे को जिसके अंदर माध्यम भरा हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E1 इज इक्वल टू क्या होगी, क्या हो जाएगी, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू हो जाए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। भाई माध्यम है तो माध्यम में क्या होता है, एप्सिलॉन हो जाता है, और निर्वात होता है तो एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन आपको पता है किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो इसके बाद में जब हम आगे चलेंगे अब तो क्या वैल्यू आने वाला है तो वो समझिए। क्लियर हो गया ये। नंबर 2, ये माध्यम के लिए हमने निकाल लिया। 1 और 2 से जब तुलना करेंगे, 1 व 2 से हम देखें तो क्या मान आ रहा है, तो देखिए E1 की जगह मान रख रहा हूँ मैं, तो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P। यहाँ से इसका मान निकालिए सिग्मा P का, यानी कि ध्रुवीय माध्यम में जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो किसके बराबर आएगा। तो मैं इसको ये लेके आता हूँ इधर, तो सिग्मा P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो आ गया इधर, तो ये हो गया प्लस का मान, इसको उस तरफ भेजेंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, सिग्मा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ तक आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ध्रुवण सदिश के लिए जो सिग्मा P आया है उसका मान कितना आ गया, सिग्मा 1 माइनस एप्सिलॉन R।
ठीक है, इसके बाद में भी आगे चलते हैं, पॉज करना, इसको मिटा के करेंगे आगे। तो देखिए अपने पास यहाँ से वैल्यू आ गई कि सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये रिजल्ट आया अपना। इसको मैं नंबर दे देता हूँ, एक ही नंबर आया कि इसको नंबर नोट कर लीजिएगा, जो भी नंबर आता है इसको नंबर दिया हमने 1। अब ये सिग्मा पी आ गया, ठीक है। अब ये सिग्मा पी एक्चुअल में बराबर किसके होता है, जो ध्रुवण सदिश होता है, ध्रुवण सदिश, यानी कि ध्रुवण सदिश हमने बताया था कि जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र में इसको रखा जाता है तो इसमें ये ना विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मान जनरेट हो जाता है, यानी ध्रुवण सदिश जनरेट हो जाएगा, ध्रुवण सदिश P के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर आता है, तो हमने देखो ध्रुवण सदिश की परिभाषा लिखी थी, मैंने कहा कि ध्रुवण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत क्षेत्र की वजह से जनरेट होता है, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि P बराबर आएगा समानुपाती हटते ही 1/E, और ये इलेक्ट्रिक विद्युत प्रवृत्ति को शो करता है। देखिए हमने विद्युत प्रवृत्ति की परिभाषा पढ़ी थी और वहाँ पे बताया था, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू यहाँ पे आया 1/E E1। E1 क्यों लिखा भाई, E1 क्यों लिखा, E1 इसलिए लिखा क्योंकि ये इस पूरी माध्यम के लिए शो किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखो इस प्लेटों के बीच में क्या रखा गया है, माध्यम रखा गया है, और माध्यम रखा गया है इसलिए क्या आ गया, E1 आ गया, ठीक है। देखो नहीं समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को फिर से आप एक बार दोबारा ट्राई कीजिए कि क्या क्या मैं बताया जा रहा हूँ, वो आपको देखना है, जहाँ 1/E क्या है, विद्युत प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये इस पे मान रखेंगे, तो 1/E तो ऐसा कैसा रहेगा, E1 का मान कितना है, E1 का मान अभी आप निकाले थे तो आपने बताया कि कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आया था, ठीक है। ये मैंने रख दिया E1 का मान, और ये बराबर होगा किसके, सिग्मा पी के, यानी ध्रुवण सदिश को शो करता है, ये कहने का मतलब। आई बात समझ में, ये तो मैंने इंक्लूड में बताया कि ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ये यहाँ से आया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, P इज इक्वल टू 1/E सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बराबर किसके है, सिग्मा P के। अब क्या करना है आपको, लास्ट बस ये सिग्मा P का जो मान है वो यहाँ रखिए और आंसर निकालते हैं, देखो क्या आता है। तो सिग्मा P का मान इसमें रखेंगे, इसको मैं नंबर 2 दे दूँ, तो 1 व 2 से क्या होगा, 1 व 2 से हम देखो देखते हैं क्या होगा, इसमें आवाज़ आएगी। तो P यहाँ पे रख दीजिए सिग्मा P का मान, तो ये कितना है, 1/E सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 1/E बराबर कितना आएगा, विद्युत प्रवृत्ति, ये इधर गुणा हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। दोनों को अंदर भेजिए तो मान आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये इससे कटेगा भाई, समझ तो आ रहा ना, इसको मैंने अंदर गुणा कर दिया, 1 से गुणा किया तो ये आ गया, फिर माइनस, और इसको इससे गुणा किया तो ये आ जाएगा, एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कटेगा, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि एप्सिलॉन नॉट तो आ जाएगा कॉमन दोनों में से, ठीक है, दोनों में आ रहा है, तो एक तरफ तो बचेगा एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 1, किसके बराबर आ रहा है, विद्युत प्रवृत्ति के, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से जो रिलेशन आया है विद्युत प्रवृत्ति का वो क्या होता है, 1/E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1, ये रिलेशन होता है, यानी कि ये विद्युत प्रवृत्ति और किसके बीच में रिलेशन को दर्शाता है, पराविद्युत के बीच में के दोनों को दर्शाता है, ठीक है। पराविद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति के मध्य संबंध को दर्शाता है ये समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। ये विद्युत प्रवृत्ति को शो करता है, ये निर्वातकीय हो गया पराविद्युत माध्यम के लिए, और ये पराविद्युतांक हो गया रेयर मीडियम के लिए, तो दोनों के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव ये आपके सामने है, जो इसमें बताया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, किस टाइप से ये धारिता प्राप्त होती है, वो हमने यहाँ पे समझी, और ये है इसकी विद्युत प्रवृत्ति और पराविद्युतांक के मध्य संबंध। तो ये यहाँ तक आप देखिए, इसको जो भी टॉपिक में कोई कमी लगती है, आपको कोई भी टॉपिक इनमें से समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए, और इसी टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट तो क्या लेना, आप एक बार रफ नोटबुक में अपने साथ साथ जो है वो इसके काम करते जाइए। आगे जैसे जैसे टॉपिक होगा, सवाल आएंगे, हम रिपीट करते जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।